Good evening, everyone. सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग बेसिकली ब्रेन का पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों कवर करेंगे। और इस क्लास के लास्ट में हम लोग जो हैं वो कल जो हमने टॉपिक्स कवर करे थे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसके प्रीवियस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड में रिवाइज करेंगे। गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग नव्या। जिन लोगों ने इस बार गेट का एग्जाम अटेम्प्ट किया है, आई होप सभी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो एग्जाम का। तो काइंडली शेयर करिएगा आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा गेट के एग्जाम का, जिन्होंने भी गेट के एग्जाम अपने दिए हैं। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आज हम बातचीत करेंगे मिड ब्रेन की। अभी तक जो हम लोगों ने जर्नी करी थी, जी, तो हम लोगों ने जो अब तक जर्नी करी थी, उस जर्नी में हम लोगों ने क्या देखा कि जो ब्रेन है हमारा, वो ब्रेन में तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमने दो पार्ट्स देखे। सबसे पहले टी फॉर टॉप, सबसे टॉप पे टेल एनसेफेलॉन। उसके बाद में हमने डाई एनसेफेलॉन, फिर अल्फाबेटिकली सारी चीजें शुरू हो जाएंगी डी। उसके बाद में मिड में मेस एनसेफेलॉन, एनसेफेलॉन शब्द है ब्रेन के लिए। और हाइंड के दो पार्ट, मेट एनसेफेलॉन एंड माइल एनसेफेलॉन। जब भी हम लोग ब्रेन या ब्रेन के पार्ट्स की बातचीत करते हैं, सबसे अच्छा डिवीजन रहता है कि पहले हम तीन मेजर डिविजन्स को उनकी सब डिविजन्स में बांट लें। उसके बाद सब डिविजन्स को आगे बांट लें कि आगे पार्ट्स में क्या क्या डिविजन्स हैं, और फिर उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, फंक्शंस हैं, उनके बारे में बातचीत करें। जितना ज्यादा हम इसको विजुअली करने का प्रयास करें, जितना ज्यादा हम फिंगर टिप्स पे बाकी स्ट्रक्चर सोचें कि भाई टेल एनसेफेलॉन में कॉर्टेक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेस में ये स्ट्रक्चर हो गए, आपके इस तरीके से आप जब तक करते जाएंगे तो ब्रेन के फंक्शंस जब आप याद करेंगे विद देयर पार्ट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको हायर डिवीजन से सब डिविजन्स की तरफ लेके आते रहे। तो हम लोगों ने आपका जो फोर ब्रेन है उसमें टेल एनसेफेलॉन, डाई एनसेफेलॉन देखा था। टेल एनसेफेलॉन बाहर का स्ट्रक्चर, उसके बाद में हमने डाई एनसेफेलॉन देखा जो कि मिड ब्रेन के ऊपर रखा हुआ था स्ट्रक्चर। और अब हम बात कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर के नीचे वाला पार्ट जो कि है आपका मिड ब्रेन। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये है आपका मिड ब्रेन। मिड मतलब मीडियम, तो बीच में है अगर ब्रेन, तो यानी कि वो दो पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन भी करता होगा। दूसरा हमने क्या देखा, ब्रेन पार्ट्स में कौन सा पार्ट किसके पास में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यानी कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं। दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो दूसरे किन पार्ट्स के साथ में हैं। तो जो ब्रेन के पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस। हमने देखा दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। क्यों इन्फ्लुएंस करते हैं? क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो मिड ब्रेन जो है
वो आपका दो मेजर स्ट्रक्चर्स में बट जाता है, टेक्टम एंड टेगमेंटम। तो जो टेक्टम पार्ट होता है, जैसे अगर हम ये मिड ब्रेन को देख रहे हैं तो मिड ब्रेन का ये वाला पार्ट डोर्सल, इधर वाला पार्ट वेंट्रल, या फिर इधर वाला पार्ट एंटीरियर, इधर वाला पार्ट पोस्टीरियर। तो अगर हम ये पीछे साइड वाला पार्ट देखें तो इसमें हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे किसी व्यक्ति की शेप्ड चेस्ट और उसके मान लीजिए जो एब्स हैं वो स्ट्रक्चर हो। तो इस तरीके से पीछे की तरफ स्ट्रक्चर दिखता है, जिसमें जब हमने डायरेक्शंस की बात करी थी तो हमने दो शब्द देखे थे, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब ऊपर वाला, इंफीरियर मतलब उसके नीचे वाला। तो इसमें दो मेजर स्ट्रक्चर्स हमारे निकलते हैं, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। तो जो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होते हैं वो आपके ऊपर की तरफ वाले स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर सुपीरियर ऊपर की तरफ, और नीचे वाला स्ट्रक्चर इंफीरियर नीचे का स्ट्रक्चर। तो ये एक दूसरे के रिलेशन में ये दो नाम है, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। ये दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं। तो यानी कि हम लोगों ने क्या जर्नी शुरू करी, हम लोगों ने जर्नी शुरू करी मिड ब्रेन के साथ में, और हमने क्या देखा, मिड ब्रेन दो स्ट्रक्चर्स में बट जाता है, टेक्टम और टेगमेंटम। तो टेक्टम टेगमेंटम की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर तो आपका टेक्टम कहलाता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हैं सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई आते हैं, और ये बाकी का स्ट्रक्चर जो होता है ये स्ट्रक्चर आपका टेगमेंटम कहलाता है। तो आपका टेक्टम स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर दो चीजें आ गई, क्या आ गई, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। तो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन मीडियम में है, तो दो ब्रेन के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी करेगा, बातचीत भी करेगा। तो जो आपका सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होता है, सुपीरियर ऊपर, तो सुपीरियर जो है वो आपके विजुअल इंफॉर्मेशन के साथ में काम करता है, और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई आपका ऑडिटरी इंफॉर्मेशन के साथ काम करता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सुपीरियर कॉलिक्यूलाई किसके साथ काम करता है, तो विजुअल एस्पेक्ट्स के साथ में काम करता है, और आपका इंफीरियर कॉलिक्यूलाई ऑडिटरी सुनने वाले एस्पेक्ट्स के साथ में काम करता है। तो आपका सुपीरियर कॉलिक्यूलाई जो है ये विजुअल रिफ्लेक्सेस में मदद करता है, मूविंग स्टिमुलाइज को देखने में मदद करता है। तो एकदम से चलती ट्रेन हम देख रहे हैं तो एकदम से इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखने में क्या मदद करता है, आपका सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। जब हम लोग जनरल साइकोलॉजी के अंदर सेंसेशन के अंदर आए और कैसे आंख से देखा जाता है, तो इंफॉर्मेशन कैसे आंख से आपके प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स यानी कि ऑक्सीपिटल लोब तक जाती है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। दूसरा, जब हम कान से प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, कैसे सुन पाते हैं हम, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। तो यानी कि सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, ऐश्वर्या डाइएन्सेफेलॉन हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, जितना मेरा क्लैरिटी है हम लोग कर चुके हैं डाइएन्सेफेलॉन। तो इसीलिए हम लोग आज मिड और आपका बाकी से हम लोगों ने टेलेंसेफेलॉन करा था पहली क्लास में, फिर डाइएन्सेफेलॉन कवर करा, और फिर अब हम लोग आपका मिड ब्रेन पे हैं, और फिर हम लोग इसके बाद में हाइंड ब्रेन पे आएंगे। तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई मतलब विजुअल परसेप्शन में मदद करना, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई ऑडिटरी परसेप्शन में मदद करना। तो मान लीजिए जब आप कोई आवाज सुनते हैं, एकदम से आवाज हुई,
और आपने गर्दन मोड़ी, तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? इंफीरियर कॉलिक्यूलाई की वजह से। जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, मूवमेंट देते हैं, साउंड की वजह से वो चीजें पॉसिबल हो पाती हैं आपकी इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। स्टूडेंट्स, आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं, जैसे अभी आज की भी जो क्लास होगी, ये ऑटोमेटिकली ऐप के अंदर आपको लाइव क्लासेस करके एक टैब होता है, उसके अंदर दिख जाती है सारी क्लासेस। लाइव क्लासेस से हम लोग फिर क्लासेस आपकी मूव कर देते हैं कंटेंट फोल्डर के अंदर। तो कभी भी अगर प्रीवियस क्लास एक्सेस करनी हो, मान लो फोल्डर में अभी नहीं आई है, तो वो सीधे लाइव क्लास के अंदर मुश्किल से 20 मिनट के अंदर आपकी हर लाइव क्लास रिकॉर्डेड क्लास के तौर पे आपकी सॉर्ट हो जाती है लेटेस्ट वीडियो के फॉर्म में। सबसे नई वीडियो सबसे टॉप पे होती है। तो आपको कभी भी पुरानी क्लास का कंटेंट भी अगर एक्सेस करना है और मान लो कंटेंट फोल्डर में नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली लाइव क्लासेस के अंदर उस क्लास को देख सकते हैं जी। तो आपके सुपीरियर कॉलिक्यूलाई विजुअल को, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई ऑडिटरी को, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, मिड ब्रेन जो है उसमें आपका सेरिब्रल एक्वेडक्ट वेंट्रिकल आता है, यानी कि वो स्पेस जहां पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो फ्लूइड जो ब्रेन को शॉक से बचाता है, ब्रेन को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसका जो इंपॉर्टेंट वेंट्रिकल है, वो वेंट्रिकल यहां पे हमें मिलता है। तो इस वेंट्रिकल में क्या होता है? फ्लूइड प्रोड्यूस होता है। कौन प्रोड्यूस करता है फ्लूइड? कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस जो कहां से जुड़े होते हैं बताइए? कोरोइड प्लेक्सस हमने कहां बात करी थी? कोरोइड प्लेक्सस की मेनिंजस की कौन सी लेयर में बात करी थी हमने? कोरोइड प्लेक्सस की याद करिए सभी। मेनिंजस की कौन सी लेयर में बातचीत करी थी हमने? कोरोइड प्लेक्सस। सभी रिस्पॉन्ड करें। बिल्कुल, बिल्कुल सात्विक। पायामेटर, तो पायामेटर से सपोर्ट एक्सटेंड होता है और कोरोइड प्लेक्सस जो है वो वेंट्रिकल्स में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये जो खाली जगह है, वेंट्रिकल मतलब कैविटी, खाली जगह, ब्रेन में खाली जगह। तो आपका कितने? 4 वेंट्रिकल्स होते हैं आपके, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, एक थर्ड वेंट्रिकल, और फिर आपका सेरेब्रल एक्वेडक्ट जो है, ये वेंट्रिकल हो गया आपका, और फिर आपका फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरीके से आपके वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट वेंट्रिकल है, उस वेंट्रिकल के साथ जो आसपास में एरिया है, वो पूरा का पूरा एरिया आपका मिड ब्रेन का है। और जब हम ब्रेन को ऐसे स्लाइस करते हैं, बताइए इसको क्या कहेंगे? अगर हम ब्रेन को ऐसे स्लाइस करेंगे, बताइए, अगर ब्रेन को पैरेलल टू द ग्राउंड स्लाइस करते हैं, ये आपका ब्रेन है मान लीजिए, और इसको ऐसे स्लाइस करते हैं, तो कौन से प्लेन पे हम स्लाइस कर रहे हैं ब्रेन को? बताइए सभी। बिल्कुल, हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ऐसे में जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन से जब देख रहे हैं मिड ब्रेन का, ये अगर स्ट्रक्चर है मान लीजिए, और इसको यहां से काट के और हम ऊपर से देखते हैं, तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। ये आपका डोर्सल स्ट्रक्चर है पीछे की तरफ, तो ये डोर्सल स्ट्रक्चर है, और ये आपका वेंट्रल स्ट्रक्चर। डोर्सल मतलब सर के पीछे और कमर की तरफ, वेंट्रल मतलब मुंह की तरफ और पेट की तरफ। तो यानी कि डोर्सल स्ट्रक्चर में आपके कॉलिक्यूलाई हैं। सुपीरियर मतलब विजुअल, इंफीरियर मतलब ऑडिटरी। ठीक है, तो हमने ऐसे काटा, और इसमें बीच में एक खाली गैप है जो कि आपका वेंट्रिकल है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। तो इस एक्वेडक्ट के आजू बाजू में ये ग्रे कलर का मैटर है। तो देखिए,
पूरा ब्रेन, पूरे स्पाइनल कॉर्ड में दो तरीके का मैटर होता है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। व्हाइट मैटर मतलब माइलिन, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें माइलिन होते हैं, तो यानी कि इसके अंदर एक्सन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ग्रे जिसके अंदर माइलिन नहीं होता, यानी कि सेल बॉडी, सोमा, डेंड्राइट्स या फिर टर्मिनल बटन्स। तो ये देख रहे हैं आप, यहां पे आजू बाजू ग्रे मैटर है। तो इस तरीके से ये ग्रे मैटर जो है वो आपके सेरिब्रल एक्वेडक्ट को सराउंड करता है। ये ग्रे मैटर जो है ये आपका पेन रिसेप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जो ड्रग्स लेते हैं, उन ड्रग्स का असर जो हमारी बॉडी पे होता है, जिस वजह से हम पेन से प्रोन हो पाते हैं या दर्द महसूस नहीं हो पाता हमको नशे में दवाइयों के, वो इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि इस एक्वेडक्ट के आजू बाजू जो ग्रे मैटर है, जिसको हम लोग पेरी एक्वेडक्टल ग्रे या फिर एक्वेडक्टल ग्रे मैटर जो एक्वेडक्ट के आसपास है, इस पे पेन सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, तो इसीलिए ज्यादा दर्द भी हमें महसूस नहीं हो पाता। तो बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर ब्रेन के काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ऐसे में आप कुछ स्ट्रक्चर्स देख पाएंगे, जैसे ये रेड न्यूक्लियस और ये आपका ब्लैक मैटर। तो जब हमने बेसल गैंग्लिया पढ़ा था कल क्लास में, तो हमने बेसल गैंग्लिया के अंदर पढ़ा था सब्सटेंशिया निग्रा। सब्सटेंशिया निग्रा की क्या खास बात थी बताइए सभी। कल हम लोगों ने सब्सटेंशिया निग्रा पढ़ा था, तो क्या खास बात थी सब्सटेंशिया निग्रा के बारे में, बताइए सभी। सभी लोग बताएं, सबसे ज्यादा कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स इसमें पाए जाते हैं, बताइए। सभी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करें। सब्सटेंशिया निग्रा, इसके अंदर सबसे ज्यादा कौन से, बिल्कुल भारती बिल्कुल ठीक, डोपामीन। और हमने क्या देखा था, सब्सटेंशिया निग्रा किसका पार्ट है, बेसल गैंग्लिया। और बेसल गैंग्लिया जो है वो मूवमेंट में मदद करता है। तो सब्सटेंशिया निग्रा किसमें मदद करता है, मूवमेंट में, जिसके अंदर डोपामीन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। यानी कि इस ब्लैक एरिया में जितना ज्यादा डोपामीन होता है, हम उतने अच्छे से एक रिफाइंड मूवमेंट कर पाते हैं। तो अगर मैं सीधे खड़ा हूं, चल पा रहा हूं, तो यानी कि सब्सटेंशिया निग्रा में मेरे सफिशिएंट डोपामीन प्रेजेंट है। अगर इस एरिया में डोपामीन की संख्या गिर जाए या इस एरिया में डैमेज हो जाए किसी कारण से, तो मैं किस तरीके की बीमारियां मेरे अंदर हो सकती हैं, जैसे पार्किंसंस डिजीज, ऐसी डिजीजेस जिसमें चलना फिरना उठना बैठना, बैलेंस, स्टेबिलिटी, पॉस्चर नहीं बना सकते, नहीं मेंटेन कर सकते। तो ये सारी की सारी चीजें, बेसल गैंग्लिया जो मूवमेंट से संबंधित है, आपका सब्सटेंशिया निग्रा, सब्सटेंशिया निग्रा, निग्रा मतलब ब्लैक कलर, तो सब्सटेंशियल निग्रा ब्लैक कलर किस वजह से है, क्योंकि जो डोपामीन होते हैं, जो रिसेप्टर्स जिन पे डोपामीन होता है, उनका डार्किश कलर होता है। तो डोपामीन प्रेजेंट होने की वजह से ये स्ट्रक्चर डार्क कलर के दिखते हैं, ब्लैकिश कलर के दिखते हैं, तो इनको सब्सटेंशिया निग्रा कहते हैं। ठीक है, तो डोपामीन वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो थोड़ा डार्किश टोन के होते हैं, इस वजह से इनको सब्सटेंशिया निग्रा कहा जाता है। तो आपका मिड ब्रेन के अंदर हमने क्या देखा, मिड ब्रेन के अंदर आपके डॉर्सल पीछे की तरफ में एक सुपीरियर कॉलिक्यूलस है और एक आपका इंफीरियर। सुपीरियर विजुअल से संबंधित है, इंफीरियर ऑडिटरी से संबंधित है। दूसरा हमने क्या देखा, यहां पे सेरिब्रल एक्वेडक्ट है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट के आसपास आपका ग्रे मैटर है। ये जो ग्रे मैटर है
ये आपके पेन रिसेप्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वजह से हम पेन फील कर पाते हैं, जिस वजह से कुछ ड्रग्स जैसे मॉर्फिन, ये सीधे या ओपोइड ड्रग्स जो नशा दिलाती हैं, वो इस एरिया पे जो एक्वेडक्ट के आजू बाजू है ग्रे एरिया, इस पर ब्रेन की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, जिस वजह से हमें दर्द ना के बराबर या कम महसूस होता है नॉर्मल से। उसके बाद में हमने क्या देखा, सब्सटेंशिया निग्रा, जो कि बेसल गैंग्लिया का पार्ट है, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, स्टेबल मूवमेंट, जर्क फ्री मूवमेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डोपामीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बेसल गैंग्लिया रिवॉर्ड सेंटर या रिवॉर्ड में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड दीदी, मैं आपको दिखा देता हूं। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूं रिद्धि, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कुछ। ये देखिए, आप यहां पे देखिए एक बार रिद्धि, यहां पे हमने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड देखा था, ये आपके कोरोइड प्लेक्सस हैं जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लाते हैं, जो आपका लेटरल वेंट्रिकल में, आपका ये थर्ड वेंट्रिकल, और उसके बाद में आपका फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये आपका जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, एक्वेडक्ट मतलब हमने क्या पढ़ा था एक्वेडक्ट में, एक्वेडक्ट, एक्वेडक्ट का मतलब क्या देखा था हमने, नाली। जैसे घरों में नाली बनी होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो ऐसे ही आपका जो लेटरल वेंट्रिकल से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका थर्ड वेंट्रिकल में जाता है। देखिए आपको कंफ्यूजन किस वजह से हो रहा है, एक बार यहां देख लेते हैं। अब देखिए, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपके 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, आपके पहले 2 वेंट्रिकल तो ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो दोनों हेमिस्फीयर में एक एक होता है, तो एक ये और दूसरा ये। उसके बाद में इन दोनों के बीच में थर्ड वेंट्रिकल होता है, और नीचे की तरफ यहां पे हाइंड ब्रेन में आपका फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो 1 2 3 और ये 4, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को देखो, पीछे एक नाली की तरह स्ट्रक्चर जोड़ता है। तो थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है थ्रू दिस सेरिब्रल एक्वेडक्ट। तो आपका ये वेंट्रिकल, दूसरे वेंट्रिकल, 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, तीसरा वेंट्रिकल होता है, चौथा वेंट्रिकल ये हो गया, और उसके बाद में 2 वेंट्रिकल्स को जोड़ते हुए एक और कैविटी स्पेस होती है, जिसको हम सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं। ये वेंट्रिकल जो है स्पेस, ये आपका थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ता है एक दूसरे से, ताकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके थ्रू पहुंच जाए। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो रिद्धि आपको, कि हम लोगों के 4 वेंट्रिकल्स होते हैं,
और जो हम ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली देखिए यहां पे, ये आपका इस तरीके से ये दो लेटरल वेंट्रिकल हो गए, यहां पे आपका थर्ड वेंट्रिकल हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये देखिए छोटा सा पतला सा एक स्ट्रक्चर, नाली टाइप स्ट्रक्चर, ये आपका सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ओके, ठीक। तो आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि वेंट्रिकल्स में हमने सेरिब्रल एक्वेडक्ट को भी अलग से नाम दे दिया, तो आपको पांचवा लग रहा होगा, पर वो एक्चुअल में पांचवा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपल सी चीज देख ली, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टेगमेंटम की। तो हम लोगों ने क्या देखा था पिछले वाले के अंदर, कि आपका ऊपर वाला स्ट्रक्चर टेक्टम, उससे नीचे वाला स्ट्रक्चर टेगमेंटम। टेक्टम के अंदर दो स्ट्रक्चर हो गए आपके, क्या क्या स्ट्रक्चर हो गए, सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिक्यूलस। ठीक है, और अब हम आ रहे हैं टेगमेंटम पे। तो टेगमेंटम में भी काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ये पूरे के पूरे ढांचे के अंदर दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आते जाते हैं बीचों बीच, बिल्कुल, इनको हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। उसके बाद में कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जो आई मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। आपका पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर, जो कि सेरिब्रल एक्वेडक्ट के आजू बाजू में ग्रे मैटर का एरिया होता है। रेड न्यूक्लियस, जो हमने दो न्यूक्लियस के रेड कलर के स्ट्रक्चर्स देखे, और सबस्टेंशिया निग्रा, जो हमने दोनों तरफ में डार्क कलर के स्ट्रक्चर्स देखे, जो एक्चुअल में बेसल गैंग्लिया का पार्ट है। ठीक है, तो पेरी एक्वाडक्टल ग्रे, यानी कि एक्वाडक्ट के अराउंड आपका जो ग्रे मैटर का स्ट्रक्चर है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मीडिएटिंग एनाल्जेसिक पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट्स ऑफ ओपियोइड ड्रग्स। यानी कि मॉर्फिन जब लेते हैं तो मॉर्फिन का असर सीधे किस पर पड़ता है, ये पेरी एक्वाडक्टल ग्रे पर। तो यहां पर वो पेन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है और हमें दर्द कम महसूस होता है। साथ ही साथ में ये ऐसे न्यूरल सर्किट्स रखता है जो कि सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे जो एक स्पीशीज के लिए सबसे टिपिकल और इंपॉर्टेंट बिहेवियर होते हैं, जैसे फाइटिंग और मेटिंग। ये दोनों स्ट्रक्चर्स में भी पेरी एक्वेडक्टल ग्रे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबस्टेंशिया निग्रा, अगेन वही बेसल गैंग्लिया का पार्ट है। डोपामीन की वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। अगर ये सबस्टेंशिया निग्रा में कोई चैलेंज आता है या बेसल गैंग्लिया में कोई चैलेंज आता है, तो आपको ऐसी डिजीजेस जो मूवमेंट से संबंधित हैं उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपका मिड ब्रेन जो है वो काम क्या कर रहा है, एक तरह से इंफॉर्मेशन को रिले कर रहा है, विजुअल इंफॉर्मेशन को, आपकी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को, मूवमेंट में सपोर्ट एक्सटेंड कर रहा है। तो जनरली वो क्या कर रहा है, वो एक इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बन रहा है। तो अगर आपसे कोई भी कहे कि इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे ब्रेन का कौन होता है, तो वो होता है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, बीच में बिचौलिया। तो जो बिचौलिए होते हैं, जो मीडिएटर्स होते हैं, वो दो पक्षों के बीच में निगोशिएट कराते हैं। उसी तरीके से मिड ब्रेन का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मिड ब्रेन जो है वो आपका इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहलाता है ब्रेन का। आगे हाइंड ब्रेन। जब हम हाइंड ब्रेन को पढ़ते हैं तो हाइंड ब्रेन में आपका फोर्थ वेंट्रिकल आता है। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन के अंदर हम लोग दो स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, मेट एनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। मेट एनसेफेलॉन में आपका सेरिबेलम और पॉन्स, यानी कि ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सेरिबेलम
और पॉन्स, और माइलेनसेफेलॉन के अंदर हम लोग मेड्यूला ओब्लोंगेटा पढ़ते हैं, एक लंबा स्ट्रक्चर जो ब्रेन के सबसे नीचे होता है, जिसके अंत में आगे जाके वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, द पॉन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला ओब्लोंगेटा, ये आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो आपका मिड ब्रेन, आपका पॉन्स, आपका मेड्यूला ओब्लोंगेटा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर सीधी लाइन बना रही है, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेन के स्टेम की तरह दिखते हैं। तो आपका मिड ब्रेन, आपके पॉन्स, आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये साथ में मिलके ब्रेन स्टेम भी कहलाते हैं। ब्रेन स्टेम जो हमारे सर्वाइवल के लिए और जितने भी अनकॉन्शियस प्रोसेसेस हैं, सांस लेना, धड़कने, ये सारी की सारी चीजें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम मतलब ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स का मिलन। और इन सभी स्ट्रक्चर्स में थोड़ा थोड़ा पार्ट, ये नीचे ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर, ये जो बिल्कुल अंदर इनके धसे हुए हैं, ये है हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये बहुत ज्यादा अटेंशन में, अलर्टनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यानी कि हाइंड ब्रेन में हम दो मेजर स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, मेट एनसेफेलॉन। मेट एनसेफेलॉन में दो स्ट्रक्चर, सेरिबेलम और पॉन्स, और माइल एनसेफेलॉन जिसमें मेड्यूला ओब्लोंगेटा। तो आपका एक स्ट्रक्चर ये अलग हो गया और रिमाइंडर स्ट्रक्चर ये। तो ये आपका मेट और ये आपका माइल एनसेफेलॉन। तो आपका मेट एनसेफेलॉन, सेरिबेलम और पॉन्स बन जाते हैं, और मेट एनसेफेलॉन, सेरिबेलम और पॉन्स बन जाते हैं, और माइल एनसेफेलॉन आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो हाइंड ब्रेन जो है वो आपका इंफॉर्मेशन पास करता है। अब देखो, जो मीडिएटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ऊपर और नीचे के बीच में जानकारी करते हैं, ऐसे ही हाइंड ब्रेन जो है, हाइंड ब्रेन के नीचे क्या आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, और ऊपर क्या है, ब्रेन के अदर स्ट्रक्चर्स। तो आपका फोर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का काम प्रोवाइड करता है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके वाइटल फंक्शंस में रोल प्ले करते हैं, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट, स्लीप, वेकफुलनेस। साथ ही साथ में और पार्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, कॉफिंग, स्नीजिंग। उसके अलावा फाइन मोटर मूवमेंट और रिफ्लेक्सेस और बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके सेरिबेलम के थ्रू। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ये पॉन्स का। पॉन्स के अंदर एक पार्ट है रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो पॉन्स जो है वो एक लार्ज बल्ज की तरह दिखते हैं, जैसे आप यहां देख सकते हैं ब्रेन में एक बल्ज की तरह दिखता है। ऐसे में ये बल्ज जो है, बल्ज का मतलब होता है ब्रिज, पुल, पर ये किसी भी तरीके से पुल की तरह नहीं दिखता। तो ये ऊपर से नीचे के दो हिस्सों के बीच में एक ब्रिज बनाता है। तो इसमें काफी पोर्शन आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन का होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये ऑरेंज वाले स्ट्रक्चर जिनका काम अलर्टनेस में, वेकफुलनेस में, स्लीप वेक साइकिल में किन चीजों पर अटेंशन देनी है, जागने के बाद जो हम अटेंटिव होते हैं, उन सारी चीजों के लिए आपका ये RAS जिम्मेदार होता है, आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो ये काफी न्यूक्लियस पॉन्स के अंदर होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन रिले करते हैं फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब फोर ब्रेन टू द सेरिबेलम। तो आपका सेरिबेलम से फोर ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन जो है वो पॉन्स कनेक्ट करने में काम आता है। सेरिबेलम जिसमें मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ऐसे रिमाइंडर ब्रेन के स्ट्रक्चर जो मूवमेंट से रिलेटेड है, सबको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अब सेरिबेलम,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है, लिटिल ब्रेन किसे कहते हैं? तो हम लिटिल ब्रेन कहते हैं सेरिबेलम को। सेरिबेलम मतलब ये स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं द लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग। तो लिटिल ब्रेन जो है वो ऑटोनॉमिक प्रोग्राम्स क्रिएट करता है, यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स जो अपने आप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, जिन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट को हम लोगों अगर सोच विचार करके करें तो बड़ा ध्यान से कॉन्शियसली करना पड़ेगा, उन मूवमेंट्स को बड़े आसानी से करवा पाता है। मान लो हम लोग बहुत ध्यान से एक चीज को सामने, कोई हम जैसे गेम्स खेलते हैं और मान लो बहुत ही कोऑर्डिनेशन का कोई वर्क है जिसके अंदर हमें चलना है, बहुत सारी चीजें करनी है और किसी चीज को बैलेंस करना है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स मूवमेंट जो अगर ध्यान से करे जाएं तो ऐसा लगेगा कैसे पॉसिबल होंगे, उनको बड़े आसानी से सेरिबेलम प्रोसेस कर देता है। सेरिबेलम की सबसे खास बात क्या है? ये जितना ज्यादा मूवमेंट को देखता है उतना बेहतर मूवमेंट को सीखता जाता है। तो मूवमेंट को देख के सीखना और देखते देखते मूवमेंट्स को रिफाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो सेरिबेलम करता है। तो ये क्या मेन फंक्शन हुआ सेरिबेलम का? कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करना, पोस्चर कंट्रोल करना और हमारे बॉडी को बैलेंस देना। तो अगर सेरिबेलम में कभी भी किसी भी तरीके का अगर डैमेज हो जाए तो सबसे पहला इशू किस चीज का आएगा? मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, पोस्चर, बैलेंस, ये सारी चीजों का। तो जिसको हम कहते हैं एटेक्सिया। एटेक्सिया मतलब वॉलेंटरी कंट्रोल मूवमेंट्स का हमारे दिमाग से, हाथ से निकल जाता है, अपने आप हाथ पैर उठ गए, झटके ले गए, ये सारी चीजें, पर हम अपनी इच्छा से जो कंट्रोल होता है वो उन पे इफेक्टिवली नहीं कर पाते। दूसरा, इंपेयर कर देता है, दिक्कत कर देता है, खराब कर देता है हमारे चलने फिरने, मूवमेंट को, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को करना, हाथ के साथ चलना, ये सारी चीजें करना। तो मूवमेंट, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सेरिबेलम का सबसे इंपॉर्टेंट काम किस चीज में हुआ फिर? मूवमेंट में। बेसल गैंग्लिया का भी पार्ट मूवमेंट में होता है। तो मूवमेंट, पोस्चर, बैलेंस, जितना ज्यादा कोऑर्डिनेट करके हमें कोई काम करना पड़ता है, एक हाथ में कांच का ग्लास है, एक हाथ में गर्म चाय का कप है और इसको बैलेंस करके चलना है, तो हमारा सेरिबेलम बहुत एक्टिव होगा इस चीज में। दूसरा, सेरिबेलम केवल कोऑर्डिनेशन से संबंधित काम नहीं करता, क्योंकि कोई एक चीज डोमिनेंट हो सकती है किसी की, पर ऐसा नहीं है कि केवल वही काम करना उसका फंक्शन है। तो ये अगर इसमें डैमेज हो जाए तो काफी कॉग्निटिव इश्यूज भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे लैंग्वेज से संबंधित यूसेज। दूसरा, ये हमें ये बताता है कि सेरिबेलम का रोल जो है वो डिसीजन मेकिंग में, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, उनका बैलेंस और मूवमेंट काफी ज्यादा इंस्टिंक्टिव होता चला जाता है। जैसे उन्हें, छोटे बच्चे को अगर एक कांच का ग्लास उठाना है तो बड़े ध्यान से उठाता जाता है, लेकिन समय के साथ में, अब जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, जब मैं शुरू में रिमोट यूज कर रहा था तो मुझे बड़े ध्यान से सारी चीजें करनी पड़ती थी, लेकिन विद टाइम मेरे सेरिबेलम ने ये सारी की सारी चीजें बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्ट कर ली है, अडेप्ट कर ली है और मुझे बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर मूवमेंट प्रोवाइड किया है इन रेस्पेक्ट टू दी बोर्ड। तो जैसे जैसे हम उम्र के साथ किसी चीज को बार बार करने लगते हैं, हमारा सेरिबेलम उन सभी मूवमेंट्स को नेचुरल मूवमेंट्स बना देता है और विद प्रैक्टिस वो रिफाइन हो जाते हैं, क्योंकि ये सीखता बहुत जल्दी है, अडेप्ट बहुत जल्दी करता है। तो जब भी कोई मूवमेंट खराब हुआ, ये देखता है क्या खराब हुआ और क्या ठीक होना चाहिए, तो अगली बार उसको ठीक कर देता है। ठीक है, तो ये बैलेंस और पोस्चर में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, आंखों के मूवमेंट में, और किसी भी चीज पे अगर हमें फोकस करना है, किसी चीज को ढूंढना है, मान लो पूरे कमरे में मुझे कोई आपसे कह दे, जैसे हम वो पिक्चर देखते हैं ना न्यूज़पेपर में आती है कि 5 डिफरेंसेस ढूंढो दोनों पिक्चरों में, तो हम आंखों के साथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स करते हैं, पर्पसफुल मूवमेंट्स करते हैं, वो सारी की सारी चीज सेरिबेलम मैनेज करता है। तो सेरिबेलम में अगर डैमेज हो जाए तो हम लोगों की आंखों को फोकस करना, अटेंटिव होना, ये बड़ा चैलेंजिंग पड़ जाता है।
अब आ गया माइल एनसेफेलॉन यानी कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो आपका पॉन्स से और सेरिबेलम के बाजू से निकलता हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन भी एक्सटेंड होती है। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, प्लस आगे जाके सेंसरी जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उससे जुड़ जाता है। तो ऊपर के स्ट्रक्चर्स की इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने में बहुत इंपॉर्टेंट काम भी प्ले करता है। तो ये कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट करता है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा, जब हम सोए होते हैं या अनकॉन्शियस होते हैं तो हमारी हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, ये सारी की सारी चीजें मेड्यूला इफेक्टिवली रेगुलेट करता है। तो मेड्यूला रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे अनकॉन्शियस फंक्शंस के लिए, क्योंकि ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है और ब्रेन स्टेम हमारे अनकॉन्शियस सारे के सारे सर्वाइवल एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, सारी की सारी चीजों को, साथ ही साथ में इसको काफी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन और सपोर्ट मिलता है ब्रेन से, और काफी धसा हुआ और काफी अंदर की तरफ स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्स्ट्रा सपोर्ट आपके स्कल के एंड से भी मिल जाती है। अब आ जाता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो आपका एक नेट लाइक अपीयरेंस है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पे आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर अंदर की तरफ जाता हुआ मिलता है, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं। ये रेटिकुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अराउजल में। अराउजल मतलब एक्साइटेड होना, जागना, अलर्ट होना। तो इसमें ट्रैक्ट्स होते हैं, रास्ते होते हैं इस तरीके के, जो नीचे की तरफ, नीचे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो जो एस्पेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है उससे हम असेंडिंग कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है उसको हम डिसेंडिंग कहते हैं। असेंडिंग, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे की तरफ कौन सा स्ट्रक्चर है इसका, यहां पे ये है आपका ओब्लोंगेटा, और ऊपर का स्ट्रक्चर क्या है आपका फोरब्रेन। तो आपके जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी कि रेटिकुलर असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो होते हैं आपके, वो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाते हैं, यानी कि फोरब्रेन की तरफ जाते हैं फ्रॉम ओब्लोंगेटा। तो नीचे से कोई भी जानकारी अगर आपके फोरब्रेन की तरफ जानी है, असेंड करनी है, बढ़नी है, तो वो यहां से जाएगी। तो इसमें आपका जो सिस्टम नीचे से जानकारी ऊपर की तरफ लेके जाता है उसको हम एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या रेटिकुलर असेंडिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है। और जो डिसेंडिंग सिस्टम होता है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट होता है, वो आपका इंफॉर्मेशन ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाते हैं। तो आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्शियसनेस के लिए। हम जाग रहे हैं, अलर्ट है, हम चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यानी कि रेटिकुलर फॉर्मेशन को अगर डैमेज हो जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज किसको आएगा, हमारी अलर्टनेस को, वेकफुलनेस को, कॉन्शियसनेस को, यानी कि हम जाग ही नहीं पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कॉमा, हम कहते हैं ना ये तो कॉमा में चले गए, ऐसी स्टेट जिसमें हम लोग कॉन्शियस नहीं होते लेकिन बॉडी अलाइव होती है उस टाइम पे। तो बॉडी को और जिंदा रखने के लिए आर्टिफिशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके की कंडीशंस रेटिकुलर फॉर्मेशन में डैमेज और इश्यू की वजह से हो जाती है। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन मतलब ऐसी फॉर्मेशन जो असेंड करती है, नीचे से जानकारी ऊपर ले जाती है, डिसेंड करती है, ऊपर से जानकारी नीचे की तरफ लेके आती है। जो आपका असेंडिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम है, यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम या फिर रेटिकुलर असेंडिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये आपका सिस्टम ऊपर की तरफ जाता है
जो आपकी अलर्टनेस, वेकफुलनेस को मैनेज करता है। इसके अलावा जितने भी आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंट काम हैं, तो आपका जीवित रहने के लिए जितनी भी चीजें ऑटोमेटिक आपको जरूरी है, उन सब की प्रोसेसिंग में भी आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि आपके स्लीप वेक ट्रांजिशन को मॉनिटर करना, आपका जो असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो आपका कॉन्शियसनेस के लिए, यानी कि अलर्ट रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी तरीके का डैमेज इस चीज को आपको अनकॉन्शियस कर सकता है। इसके अलावा इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स भी मैनेज होते हैं, आपके पेन रिसेप्शंस भी मॉड्यूलेट होते हैं, और आपकी बायोलॉजिकल रिदम्स, सोने जागने की, ये सारी की सारी चीजें आपकी RAS मैनेज करता है, आपका रेटिकुलर सिस्टम मैनेज करता है। तो अटेंशन यानी कि किसी चीज पे ध्यान देना, तो जो RAS है, जो हमारा एक्टिवेटिंग सिस्टम है, जो असेंडिंग पार्ट का एक्टिवेटिंग सिस्टम है, वो हमारा अटेंटिव स्टेट, अलर्टनेस को, कॉन्शियसनेस को प्रमोट करता है। तो इसकी वजह से हम लोग कॉन्शियस हो पाते हैं, चीजों को ले समझ पाते हैं, वो सब किसकी वजह से? RAS की वजह से। साथ ही साथ में RAS का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है फिल्टरिंग। आपका कान हर चीज सुनता है, आपकी आंखें हर चीज देखती है, पर कौन सी जानकारी ब्रेन तक जानी चाहिए, वो आपका RAS फिल्टर करता है। तो RAS बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्ट्रेशन सिस्टम भी है। इसको हम कहते हैं, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, RAS सेंसरी गेटिंग। सेंसरी गेटिंग मतलब कि जो सेंस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उस इंफॉर्मेशन की गेटिंग गार्ड की तरह खड़ा हो जाता है कि आप अभी जरूरी नहीं है, आप साइड होइए, आप जरूरी है, आप अंदर जाइए। तो आपका RAS जो है वो आपका सेंसरी गेटिंग भी करता है, ताकि ब्रेन के पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें पहुंचे, और बाकी सारी की सारी चीजों को रोक देना, गेट पे होल्ड कर देना, ताकि जो मेन व्यक्ति है, ब्रेन है, डिसीजन मेकर है, उसके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जाए, ताकि उसका समय हर समय मतलब मैनेज हो सके और बर्बाद ना हो। तो इस वजह से वो क्या करता है कि किसी भी तरीके का आलतू फालतू मटेरियल उस तक नहीं जाता, तो उसकी गेटिंग कर देता है, गार्डिंग कर देता है। तो इसको हम RAS सेंसरी गेटिंग कहते हैं। तो RAS जो है वो आपका सेंटर ऑफ बैलेंस की तरह काम करता है कई सिस्टम्स के बीच में, ठीक है। और अगर इसको कोई चैलेंज आ जाए, डैमेज आ जाए, तो यानी कि ये हमारी वेकिंग और स्लीप को बहुत इफेक्ट करता है। यानी कि आप अगर कोमा की स्टेट में चले गए, तो वो भी आपके इसी रेटिकुलर सिस्टम के डैमेज की वजह से है। तो RAS मतलब आपका जो असेंडिंग सिस्टम है, वो जो नीचे से इंफॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ लेके जा रहा है, वो जो इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ लेके जा रहा है, वो सिस्टम एक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग मतलब अलर्ट करता है, वो हमें कॉन्शियस रखता है, वो हमें जगाए रखता है, वेकफुल। तो अगर मैं जाग पा रहा हूं, आप लोगों को सुन पा रहा हूं, बाहर आवाज सुन पा रहा हूं, कोई मुझे आवाज लगा रहा है वो सुन पा रहा हूं, उस पर रिएक्ट कर पा रहा हूं, इसका मतलब मेरा RAS इंटैक्ट है, ठीक है। तो लास्ट में आपका ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम आपका वो स्ट्रक्चर है जिसमें आपका मिड ब्रेन, ये तो आपका डाइंसेफेलॉन है, जिसमें मिड ब्रेन, आपके पॉन्स और आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये तीन स्ट्रक्चर्स आपके मिलकर ब्रेन स्टेम कहलाती है। इसी ब्रेन स्टेम के अंदर आप रेटिकुलर फॉर्मेशन भी देखते हैं, जो बिल्कुल अंदर की तरफ धसा होता है। तो ये आपके वाइटल फंक्शंस लाइफ के लिए जो जरूरी हैं, जो अनकॉन्शियस पार्ट्स, जो ऑटोमेटिक पार्ट्स हैं,
ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, ये सारी की सारी चीजों को इफेक्टिवली मैनेज करता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये ब्रेन स्टेम ना हो, डैमेज्ड हो, कुछ इशू आ जाए तो क्या समस्या आएगी? सीधे आपके वाइटल्स पर असर होगा, यानी कि वाइटल्स वो चीजें जो आपको जिंदा रखती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम देना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम एक व्यक्ति को जीवित रख सकता है, क्योंकि उनके खुद के जो वाइटल्स हैं, जो सिस्टम उनको मैनेज करता है, उनका नेचुरल सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है या डैमेज्ड है। तो ब्रेन स्टेम क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइफ फंक्शंस देखता है, तो व्यक्ति को जीवित रहने के लिए आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ जाती है। दूसरी चीज, क्योंकि व्यक्ति जो है उसका ब्रेन स्टेम डैमेज हुआ है, तो इस चीज की वजह से व्यक्ति जाग नहीं पाता, कॉन्शियस नहीं हो पाता, जिस चीज को ब्रेन स्टेम डेथ या फिर ब्रेन डेथ भी कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ब्रेन स्टेम एज अ सिस्टम करता है। ठीक, अब आप इतने क्वेश्चंस आंसर करिए और मैं एक बार आप लोगों के जो मैसेजेस आए हुए हैं उनको देख लेता हूं। सो काइंडली स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस। विच इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम? बताइए। भूमिका, एक बार आप कॉल पे कनेक्ट करिए, मैं थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है। सभी लोग आंसर करें। बिल्कुल ठीक, बहुत ही सिंपल, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ठीक है, आगे स्टार्ट करें। द पार्ट ऑफ द ब्रेन मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ मसल्स। बताइए, आंसर दीजिए। पार्ट ऑफ द ब्रेन मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, बिल्कुल ठीक जवाब सभी का, सेरिबेलम। सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मूवमेंट में। द डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्मॉल और लिटिल ब्रेन। बताइए। देखिए, यहां गड़बड़ी खा गए आप जोश में। ध्यान से देखिए, खुशी का बिल्कुल ठीक है, नव्या का बिल्कुल ठीक है, बाकी सब लोग जोश में गलत जवाब दे गए। नन ऑफ द अबव। लिटिल ब्रेन कहते हैं सेरिबेलम को, सेरिब्रम को नहीं। सेरिब्रम तो आपका जो हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ रखे होते हैं ब्रेन के, उसको कहते हैं हम, जो कि आपका टेल एनसेफेलॉन का पार्ट है, और ये आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट है, आपका मेट एनसेफेलॉन का। आगे बढ़े। डैश कंसिस्ट्स ऑफ द पोर्शन ऑफ द मेस एनसेफेलॉन बीनीथ द टेक्टम। बताइए, सभी जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक।
ओके, टेगमेंटम, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब सभी बताइए कि टेक्टम के दो मेजर डिविजन्स क्या कहलाते हैं, बताइए। टेक्टम के दो मेजर डिविजन्स क्या कहलाते हैं? सभी जवाब दें। सभी जवाब दें। ठीक है, बिल्कुल। सुपीरियर कॉलिक्यूलस, इंफीरियर कॉलिक्यूलस। और टेगमेंटम के क्या स्ट्रक्चर्स हैं? टेगमेंटम के बताइए, याद करें सभी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक मेहर, सारे सही बताए आपने। तो टेगमेंटम में आपके पेरी एक्वाडक्टल ग्रे, जिसका काम पेन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रेड न्यूक्लियस, सब्सटेंशिया निग्रा, जो कि आपका बेसल गैंग्लिया का पार्ट है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपके टेगमेंटम में है। प्रोट्रूजन ऑन टॉप ऑफ द मिड ब्रेन which is part of the visual system is called, बताइए। बिल्कुल ठीक, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, क्योंकि ये विजुअल सिस्टम का पार्ट है। नहीं, इंफीरियर ऑडिटरी का पार्ट है आपका। आगे बढ़े। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, ये बताइए सभी लोग, स्ट्रक्चर्स को मैच करें। ये आपका गेट 2023 के क्वेश्चंस का पार्ट है। सभी आंसर करें। एलिमिनेशन मेथड यूज करें। सभी आंसर करें, जल्दी आंसर करें। सात्विक बिल्कुल ठीक है, रिद्धि बिल्कुल ठीक है, मेहर बिल्कुल ठीक है। एलिमिनेशन यूज करके देखते हैं, और जिस चीज का पता है उसको देखते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं जनरली, मेरे को थैलेमस का रिले सिस्टम का पता है, तो मैं पहले यहां से प्रोसीड करने का शुरू करूंगा। तो थैलेमस का रिले सिस्टम होता है, तो इंफॉर्मेशन को रिले करता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं क्यू का किस किस में 4 है, ए में नहीं है, सी में नहीं है, तो बी और डी में से आंसर होगा। फिर दूसरा देख लेते हैं। टेक्टम जो है उसमें सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई होता है। सुपीरियर विजुअल बताता है, इंफीरियर ऑडिटरी बताता है। तो मुझे क्या कर रहा है ये, आपके एनवायरमेंट को कोऑर्डिनेट करने में मदद कर रहा है। मेड्यूला, मेड्यूला जो है वो आपका हार्ट रेट, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है। और सेरिबेलम मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो फाइन मोटर स्किल्स। तो इस हिसाब से आपका बी भी हट जाएगा, आंसर क्या होगा, डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज वर्निकेज अफेजिया। ये आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होगा। बताइए कौन कौन से इनमें से हैं। बताइए, सोच के देखिए कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। बिल्कुल ठीक भारती, बिल्कुल ठीक ओमकार। श्रेया दोबारा देखें। वर्निके तो हमने क्या देखा था, ब्रोका बोलकर बुरा फंसा। तो ब्रोका बोलने से संबंधित है, बोलना मतलब फ्लुएंट। तो यानी कि अगर ब्रोका में कोई भी दिक्कत आएगी स्पीच से संबंधित, तो हमें बोलने में दिक्कत आएगी। क्या आएगी? बोलने में दिक्कत। तो जब बोलने में दिक्कत आएगी तो वो स्पीच कैसी होगी आपकी? नॉन फ्लुएंट। अगर डैमेज होगा तो आपकी फ्लुएंसी ब्रेक हो जाती है। और एफ मतलब फ्रंटल लोब में है। इसके ऑपोजिट वर्निके। वर्निके जो है वो समझ से रिलेटेड है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि समझ में आता है पर बोल ठीक पाएगा, क्योंकि ब्रोका में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बताया तो नहीं गया, तो यानी कि फ्लुएंट रहेगा। तो ये फ्लुएंट एफेजिया कहलाता है आपका। और वर्निके कहां पाया जाता है? आपका टेम्पोरल लोब में। तो वर्निके में शब्द समझ नहीं आते, कॉम्प्रीहेंशन, ये ठीक बात है। मीनिंग समझ नहीं आते, ठीक बात है। ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। ग्रामेटिकली करेक्ट ही नहीं होगी, जब समझ नहीं आएगा, पता नहीं होगा, तो बोल तो पा रहे हैं, शब्द तो निकलेंगे फ्लुएंटली, मतलब टूटे फूटे नहीं होंगे, लेकिन सेंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी ठीक बात है। एबीसी बिल्कुल ठीक है। इनेबिलिटी टू राइट एंड अंडरस्टैंड द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट स्पीच पार्ट, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उसके लिए भी समझ चाहिए, और समझ तो वर्निके ने खराब कर दी। तो आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। Which of the following endocrine glands releases sugar stores in the liver to maintain proper balance of sugar in the blood? बताइए, शुगर ब्लड कौन सा ग्लैंड जिम्मेदार होगा? बिल्कुल ठीक नव्या, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल मधुरिमा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा ना, समझ ही नहीं पाएगा तो लिखेगा कैसे उसको इफेक्टिवली। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सा होगा? पेनक्रियाज। जो क्या क्या रिलीज करता है बताइए? पेनक्रियाज एक तो इंसुलिन, और दूसरा बताइए, जी से नाम है, बताइए। इंसुलिन के साथ में एक और नाम है जी से, बिल्कुल, ग्लूकागॉन। Which of the following glands secretes serotonin and melatonin hormones? बताइए, सेरोटोनिन और मेलेटोनिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस है मेलेटोनिन के लिए। मेलेटोनिन जो है वो हमें इफेक्टिव स्लीपिंग में मदद करता है।
शाम जैसे ही बढ़ने लगती है, जैसे मान लीजिए अब शाम के 6-7 बज रहे हैं, तो बॉडी नेचुरली थकान मानने लगती है, बॉडी रिलैक्स होना चाहती है, यानी कि बॉडी में धीरे धीरे मेलेटोनिन की संख्या बढ़ने लगती है, जो पिनियल ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है। यानी कि मेलेटोनिन हमें नींद लाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइट को डिम कर दें तो आपको बड़ी आसानी से नींद आ सकती है इस समय पे, तो वो मेलेटोनिन की वजह से। और सेरोटोनिन भी ये प्रोड्यूस करते हैं। सेरोटोनिन की क्या खास बात होती है बताइए? सेरोटोनिन याद करिए न्यूरोट्रांसमीटर्स में। बताइए सभी, सेरोटोनिन। बिल्कुल मधुरिमा, मूड। फील गुड हार्मोन, बिल्कुल ठीक महर। सेरोटोनिन क्या कहलाता है आपका? फील गुड हार्मोन। ये आपके मूड को बढ़िया करता है। तो मूड बढ़िया, नींद आने की तैयारी, शाम के टाइम मजा ही मजा। ओके, ये हो गया। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए। बिल्कुल ठीक नव्या। खुशी फिर सोचिए। हमने क्या देखा था कि हाइपोथैलेमस से स्टॉक के थ्रू आपके पिट्यूटरी कनेक्टेड होते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और पोस्टीरियर दो मेजर हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, एक आपका एडीएच और दूसरा बताइए। एक तो एडीएच और दूसरा, सभी लोग बताएं, दूसरा क्या होगा? और एडीएच का दूसरा नाम क्या होता है, दोनों बताइए। ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल ठीक बात है। और एडीएच का दूसरा नाम क्या होता है बताइए, क्या शुरू होता है वी से? वेसोप्रेसिन, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपका पोस्टीरियर, बाकी सब एंटीरियर। एंटीरियर की दूसरी खास बात क्या है? ये दूसरे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है और उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि भाई आप भी हार्मोन रिलीज करो। आइडेंटिफाई द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ये तो पिछले से ही जुड़ गया, बताइए। ये आपका नेट जीआरएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। बिल्कुल ठीक बात है, सभी का ठीक। ऑक्सीटोसिन और एडीएच, वेसोप्रेसिन, सीई यानी कि डी। डैश इज द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। बिल्कुल ठीक, क्वाइट सिंपल। इजीली प्लेस करो वर्ड्स को तो पता चल जाएगा। थायरोट्रोपिन। आगे वाला क्वेश्चन बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंटी ओबेसिटी हार्मोन? बताइए। ये भी आपका नेट जीआरएफ का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल जवाब पता है बच्चों को, बिल्कुल ठीक बात है। लेप्टिन।
लेप्टिन, बिल्कुल ठीक बात है। क्वेश्चंस भी थ्योरी बनते हैं हमारे लिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज। दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, ये भी नेट जीआरएफ का लेटेस्ट क्वेश्चन है। पोस्टीरियर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड secretes antidiuretic hormone which stimulates kidneys to reabsorb water to prevent dehydration. Statement 2, cortex of adrenal glands located on top of the kidneys helps in uterine contractions during childbirth and release of milk through mammary glands in females and contraction of sperm duct during ejaculation of males. इतने अच्छे से लिखा इन्होंने कि कोई भी कह सकता है कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपका स्टेटमेंट कौन सी ठीक होगी? सी। बिल्कुल अंकिता। खुशी ठीक है बिल्कुल। एडीएच जो होता है वो एक्चुअली किडनी से रिलेटेड होता है। What hormone secreted by the pineal gland increases when periods of darkness begin and promote feelings of drowsiness? बताइए। ठीक है, सभी का बिल्कुल ठीक है, मेलेटोनिन। आगे बढ़ते हैं। Which of the following functions are related to pancreas? बताइए, पेनक्रियास से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। पेनक्रियास से संबंधित कौन से फंक्शंस है? बिल्कुल ठीक ओमकार, बिल्कुल ठीक सिद्धि। तो 4 तो होगा ही नहीं, तो जिसमें 4 है वो तो होगा ही नहीं। बस इतना पता होने से एक ही बचा, ए। और इसके साथ क्वेश्चंस रैप्ड अप। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, बाकी मैं आपका पीपीटी अभी अपलोड कर रहा हूं हाथों हाथ। बिल्कुल अंतरा, जस्ट अभी आपका पीपीटी अपलोड कर रहा हूं। बिल्कुल सिद्धि, सबसे अच्छी बात क्वेश्चंस जो हैं वो हमारी थियोरी का पार्ट है। थियोरी याद करो, क्वेश्चंस याद करो, थ्योरी को प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस के साथ, फिर क्वेश्चंस को याद करो, फिर थ्योरी को याद करो। बस प्रैक्टिस करते जाओ अच्छे से। अच्छा, मैं एक बार भूमिका चेक कर लेता हूं, ठीक है? मैं प्रयास करता हूं आपसे आज कनेक्ट करने का, नहीं तो फिर कल कनेक्ट करते हैं आपसे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। नहीं मंशा, बिल्कुल ठीक है। नोट्स के लिए टीम ने आपसे बातचीत करी होगी, तो ठीक है। आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा मंशा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।